नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम महापाषाण काल पढ़ रहे थे और महापाषाण काल में हमने एक बेसिक परिचय देख लिया था, कुछ विशेषताएं देख ली थी, है ना। महापाषाण काल का आज ये दूसरा दिन है, अर्थात मैं कहूँ कि दूसरी क्लास है महापाषाण काल की, जिसमें हम विशेषताएं देख रहे थे। विशेषताओं में जो हमने लेटेस्ट बिंदु देखा था वो ये देखा था कि महापाषाण काल में हमको कुछ इस प्रकार की कब्रें मिली हैं, 3 प्रकार की कब्रें मिली हैं, जिसमें एक थी कक्ष युक्त कब्रें जो महापाषाण से मतलब कब्रें जो महापाषाण से जुड़ी हुई थी, है ना। और एक था कि कक्ष विहीन कब्रें जो महापाषाण से जुड़ी हुई थी, और एक कुछ ऐसे महापाषाण भी मिले जिनमें कब्र ही नहीं थी, है ना, उनको कोई नाम नहीं दिया गया, बस वो गुफाओं के और पास में मिली हुई है ना, गुफाओं के पास में जो मिली हैं, मतलब गुफा थी और उनके पास में बस बड़े बड़े पत्थर मिले, तो उन्हीं को है जो हमने मतलब क्या है कि उन महापाषाणों को ही कब्र विहीन और महापाषाण नाम दे दिया गया, है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई कब्र नहीं थी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम देख रहे थे विशेषताओं को देख रहे थे, है ना। तो विशेषताओं में जो हमने कल जो बिंदु छोड़ा था वो छोड़ा था कब्रों को हमने 3 प्रकारों में बांटा था, है ना, 3 प्रकारों में बांटा था। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं ना, वो एक बार पुरानी क्लासों को जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप पाषाण काल को नहीं समझोगे ना, तब तक ताम्र पाषाण काल समझ में नहीं आएगा, और ताम्र पाषाण काल को नहीं देखोगे तो महापाषाण समझ में नहीं आएगा। तो इन तीनों का बड़ा ही गजब का कॉम्बिनेशन है ना। और पाषाण काल की भी पहली क्लास को नहीं देखोगे तो पाषाण काल की अन्य क्लासें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो आप पहली क्लास को देख के फिर दूसरी पे जाएं, फिर तीसरी पे जाएं, ऐसे करके ही देखोगे ना, तब ही आपको ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल समझ में आएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, वो ताम्र पाषाण काल पाषाण काल से ही शुरू करें। और पाषाण काल क्या, मैं तो ये भी कहूँगा कि इतिहास का परिचय जरूर देखें। इतिहास का परिचय तो वो विद्यार्थी भी देखें जिनका इतिहास विषय नहीं है, क्योंकि इतिहास का परिचय हमें आना बेहद आवश्यक है ना। तो आप पिछली क्लासों को भी जरूर देखें जो भी नए जुड़े हैं। अब हम आते हैं आज के इस टॉपिक पे कि जो हम 3 प्रकार की कब्रें पढ़ते थे, उसमें पहली कब्र हेडिंग डाल दो आप, कक्ष युक्त कब्रों से जुड़े महापाषाण, है ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे विशेषताएं, हम पढ़ रहे थे, मैं थोड़ी सा लिख देता हूँ विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में हम पढ़ रहे थे, 1 नंबर पे मैं लिखूंगा कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। ठीक है, तो प्यारे साथियों, कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, इसमें भी हम मुख्य रूप से 4 नाम देखने को मिलते हैं। शिष्ट प्रकार के महापाषाण, है ना, शिष्ट आएगा। उसके बाद में हमारा जो आएगा दूसरे नंबर पे वो आएगा डोलमेन प्रकार का, है ना। डोलमेन प्रकार के जो समाधि है वो मतलब एक प्रकार की समाधि थी ये, मतलब एक मुर्दे को, और उसमें कहीं पर तो कभी तो क्या ये गाड़ देते थे खड्डा खोद के, और उसकी क्या संरचना होती थी मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। और कभी वो भूपर पट्टी पर ही रखकर और फिर उसकी एक समाधि टाइप ऊपर बना देते थे, है ना। तो कभी तो जमीन के नीचे और कभी जमीन के ऊपर, तो इनकी बस इसी प्रकार की संरचनाओं को ही हम कब्र या समाधि पढ़ेंगे, और उन्हीं को ये महापाषाण कहते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थरों से उन समाधियों को ढका जाता था। चाहे जमीन में गाड़ी जाती थी तब भी उनके ऊपर महापाषाण रखे जाते थे, और जमीन के ऊपर रहती थी तब भी उन पर महापाषाण रखे जाते थे। इसलिए इन कब्रों को सीधा कब्र न कहकर और इतिहासकारों ने महापाषाण नाम दे दिया कि ये महापाषाण है। वैसे भी जैसे कहीं दूरी पर हम देखते हैं कि जैसे कोई कब्र है ना, और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो हम कब्र नहीं कहेंगे, देखो हम यही कहते हैं, देखो वो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, महापाषाण पड़े हैं, वो तो वो महापाषाण है, तो उसको हम नाम दे देते हैं। स्पेशली यदि उस क्षेत्र के नाम पर या किसी के भी नाम पर उसको नाम दे देते हैं कि वो फलाना महापाषाण है, ये फलाना महापाषाण है ना। जैसे अभी पत्थर निकाले जाते हैं
जैसे हमारे बंसी पहाड़पुर भरतपुर से निकाले जाते हैं तो हम कहेंगे बंसी पहाड़पुर है ना। वो पत्थर नहीं कहते, हम बंसी पहाड़पुर है, ये तो हम ऐसे तुरंत जान जाते हैं। ऐसे मकराना है ये तो, है ना, जबकि वो है पत्थर लेकिन मकराना से निकलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये तो मकराना है। हम ये नहीं कहते पत्थर है, ये मकराना है ना। इस प्रकार से हम नाम देते हैं, तो इसलिए इसको भी महापाषाण हमने कहा है ना। मैं थोड़ा सा इसको सीधा लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, है ना। तो इसमें जो पहला जो आएगा नाम वो हमारा लिख देते हैं यहाँ पे शिष्ट समाधि, है ना, शिष्ट समाधि। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शिष्ट समाधि क्या होती थी, मैं आपको थोड़ा सा बोल के बता देता हूं। सॉरी, आज भी गले में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको ना, लेकिन कोई ना, चला देंगे काम हम। देखो शिष्ट समाधि क्या होती थी विद्यार्थियों, शिष्ट समाधि में पहले एक जमीन में गड्ढा खोद दिया जाता था, है ना, गड्ढा, खाई खोद दी जाती थी, खाई जिसको हम कह सकते हैं या गड्ढा कह सकते हैं, जिसकी जो लंबाई होती थी वो करीब 6 से 7 फुट होती थी, चौड़ाई जो होती थी वो 4 से 5 फुट होती थी, और गहराई जो होती थी लगभग 6 फुट की होती थी, ठीक है। इस साइज का एक गड्ढा खोद दिया जाता था। उस गड्ढे में क्या करते थे ये लोग, नीचे बहते उसके धरातल में, उस गड्ढे के धरातल में कोई भी महापाषाण जमा दिया जाता था। महापाषाण जमाकर उसके ऊपर कुछ दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन में जो आवश्यक वस्तुएं होती थी उन वस्तुओं को उसमें डाल दिया जाता था, और फिर उसके ऊपर जो शव को रख दिया जाता था, है ना। और फिर उसके चारों ओर ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो है वो खड़े कर दिए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर जिनको ऑर्थोस्टेटस बोलते थे। जो पत्थर खड़े किए जाते थे उनको ऑर्थोस्टेटस बोला जाता था। फिर उनको एक पत्थर से ढक दिया जाता था, जिस पत्थर से ढका जाता था उसको ये कैपस्टोन बोलते थे, है ना। वो ये तो क्या बोलते थे, बाद में इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने नाम दिया है, फिर उसको कैपस्टोन बोलते थे, है ना। इस प्रकार से उसको एक संदूक नुमा आकार दे दिया जाता था पत्थरों के माध्यम से, है ना। तो इस आकृति को ये क्या कहा, इस आकृति को हम शिष्ट समाधि कहते हैं ना, इस प्रकार की स्थिति को, ठीक है, क्या कहते हैं, शिष्ट समाधि कहते हैं, है ना। ये कहाँ होती थी, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाई जाती थी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें, शिष्ट समाधि आप समझ गए होंगे। देखिए कैसे ये होती थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चित्र बना के दिखाऊं, छोटा सा चित्र बनाऊं तो आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये जो है हमारी भूपर्पटी है, क्या है ये, भूपर्पटी है ना। भूपर्पटी मतलब धरातल है ये, है ना, धरातल को भूपर्पटी या कृष्ट बोलते हैं, है ना। तो ये है भूपर्पटी है या धरातल है, ठीक है। अब इसमें ये लोग क्या करते थे, जैसे लगभग जैसे लंबाई तो ये लेते थे 6 से 7 फीट ले लेते थे, है ना, इतनी, मान लो ये 7 फीट लंबाई हो गई, ठीक है। 4 या 5 फीट ये चौड़ाई ले लेते थे, इस प्रकार की ये चौड़ाई ले ली, लंबाई चौड़ाई हो गई, है ना, लंबाई और चौड़ाई हो गई। और जो गहराई लेते थे वो गहराई लगभग ये 6 फीट की गहराई लेते थे, है ना, 6 फीट की गहराई लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये थोड़ा हम इस प्रकार से बनाते हैं इस बॉक्स को, ये बॉक्स टाइप भी बनेगा ना, आप समझ रहे होंगे। अंदर जो बनेगा ये इस प्रकार से आपको वैसे घनाभ जैसी आकृति लग रही होगी। देखो गड्ढा खोद के हम लंबाई चौड़ाई और गहराई में जाएंगे ना तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमको देखने को मिलेगी, है ना, आप समझ रहे होंगे इस आकृति को, ठीक है। ये आकृति कैसे है, जैसे इसको आप बॉक्स समझ रहे होंगे ना, जैसे इसकी ये लंबाई चौड़ाई ये इस प्रकार से है ना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, जैसे ये तो है इसकी लंबाई, है ना, ये किसका द्योतक है, लंबाई का द्योतक है, जो कितनी होती थी 6 या 7 फीट की होती थी, है ना। ये है लंबाई का द्योतक, और ये जो है ये वाली रेखा जो दिख रही है ये है इसकी चौड़ाई का द्योतक, चौड़ाई का द्योतक है,
जो कि कितनी होती थी, 4 या 5 फीट की होती थी, है ना, 4 या 5 फीट की होती थी। और ये जो रेखा दर्शा रही है, ये वाली रेखा या ये वाली रेखा या ये वाली रेखा या ये वाली रेखा, जो खड़ी रेखा है वो दर्शा रही है इसकी गहराई को, है ना। तो ये क्या है, ये गहराई को दर्शा रही है। ये गहराई कितनी होती थी, गहराई इसकी होती थी करीब 6 फीट की, है ना, 6 फीट की गहराई होती थी। ठीक है विद्यार्थियों, 6 फीट की गहराई होती थी। इस प्रकार से ये संरचना बना दी जाती थी, है ना। और ये किससे, यहाँ पे जो खड़े किए जाते थे ना, ये पत्थर खड़े किए जाते थे, ये एक प्रकार से पत्थर खड़े किए जाते थे। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से थोड़ा सा बनाना चाहूंगा कि ये जो है, ये विद्यार्थियों पत्थर लगा दिए जाते थे, इस प्रकार के पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, है ना। जैसे ये पत्थर खड़े कर दिए साहब। ये जो खड़े पत्थर हैं, इन खड़े पत्थरों को आर्थोस्टेटस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आर्थोस्टेटस बोला जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये जो खड़े पत्थर हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, है ना, ये जो खड़े पत्थर हैं, खड़े पत्थर, इनको आर्थोस्टेटस बोला जाता था, ना, आर्थोस्टेटस बोला जाता था। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं खड़े पत्थर, है ना, खड़े पत्थरों को आर्थोस्टेटस बोला जाता था। ठीक है। और इसके जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें यहाँ पे कुछ छेद बना दिया जाता था एक, जिसमें है जो सामग्रियों को रखा जाता था, ना, इसके माध्यम से इसमें सामग्रियों को रखा जाता था। ठीक है। और जैसे ये धरातल है, ये इसका धरातल हो गया, है ना, ये धरातल हो गया, यहाँ पे ये इसका धरातल हो गया। ठीक है। ये जो धरातल है, इसमें कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं रख दी जाती थी, है ना। कहा क्या रख दी जाती थी, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं रख दी जाती थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, थोड़ा सा पेन बदल लेता हूं। यहाँ पे ये जो सामग्री होती थी, ये वाली, ये होती थी दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री, काम आने वाली सामग्री। ठीक है। दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री ये रखी जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार की ये संरचना बना के दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री रख के, और फिर इसमें जो मुर्दे के जो अस्थि पंजर होते थे उनको रखा जाता था। अब देखिए, मुर्दे को डायरेक्ट ला के नहीं रखते थे, ये लोग बड़े ही कमाल के आदमी थे। क्या करते थे, जैसे कोई मर गया, मृतक का शव है, तो उसको धूप में सुखा देते थे, जैसे हम कपड़ों को धो के और धूप में सुखा देते हैं। इसी प्रकार के जो है मुर्दे को धूप में सुखा देते थे। जैसे वो बिल्कुल सूख जाता था, उसकी हड्डियां बिल्कुल, वो जो ऊपर की जो स्किन होती थी और जो उसका मांस होता था, वो सब कुछ जानवर खा जाते थे या सूख जाता था। उसके बाद केवल अस्थि पंजर बचते थे, है ना। तो उन अस्थि पंजरों को उठा के इसमें अंदर यहाँ पे जो एक छेद एक द्वार रख दिया जाता था एक प्रकार से। यहाँ पे इसका जो पूर्वी हिस्सा है ना, यहाँ पे एक छेद रखा जाता था, छेद, है ना, एक छेद रखा जाता था, जिससे होके सामग्री रखी जाती थी, है ना, सामग्री रखने हेतु। ठीक है। सामग्री रखने हेतु, ठीक है, सामग्री रखने हेतु क्या कर दिया जाता था, एक छेद बना दिया जाता था। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये जो है गहराई वाली बात, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। इसको पूरा ही अच्छे से लिखते हैं। आप भी कह रहे होंगे सर क्या है, एक बार ही लिख दिया करो। चलो अगली बार से ध्यान रखेंगे। ये क्या है, छेद है साहब, इसलिए सामग्री रखने हेतु, सामग्री रखने हेतु। ठीक है, सामग्री रखने हेतु। और ये जो रेखा है, ये किसको दर्शा रही है, गहराई को दर्शा रही है ना, गहराई को दर्शा रही है, जो कि 6 फीट होती थी गहराई। ठीक है। इस प्रकार से इसमें रख दिया जाता था। यहाँ पे फिर ये अस्थि पंजर जो था वो रख दिए जाते थे। इस प्रकार से अस्थि पंजर रख के, और ये जो ऊपरी हिस्सा है इसका, है ना, ये जो ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपर ये क्या करते थे, एक बड़ा पत्थर रखते थे, है ना, बड़ा पत्थर रखते थे। उस पत्थर को कैपस्टोन बोला जाता था ना। मान लीजिए ये बड़ा पत्थर रख दिया मैंने, ये जो लाल रेखा खींची है, इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर है ये, है ना। तो ये क्या कहलाता था, कैपस्टोन कहलाता था ना, कैपस्टोन कहलाता था ना।
ये बड़ा पत्थर कैपस्टोन कहलाता था। ठीक है, तो कैपस्टोन किसके ऊपर रखे जाते थे? ऑर्थोस्टेटस के ऊपर, है ना। ऑर्थोस्टेटस क्या आते थे? खड़े पत्थर जो थे वो ऑर्थोस्टेटस कहलाते थे, और उनके ऊपर जो पत्थर रखा जाता था वो कैपस्टोन कहलाता था। इस आकृति को समझ लिए ना आप, तो इसकी जो जितनी भी ये समाधि आएंगी उन सबको समझ जाओगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना ये कहां बनाई जाती थी? भूपर्पट्टी के अंदर बनाई जाती थी, है ना। तो आप समझ गए होंगे, धरातल के अंदर गड्ढा खोद दिया जाता था। गड्ढा होता था 6 बाई 7 फीट लंबा, 3 बाई 4 फीट 4 या 5 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा होता था, है ना। और उसमें पत्थर लगा दिए जाते थे। खड़े पत्थर जो होते थे वो आर्थोस्टेटस कहलाते थे। खड़े पत्थर के ऊपर जो पत्थर रखा जाता था वो कैपस्टोन कहलाता था। इसके पूर्वी हिस्से में एक छेद रखा जाता था जिसमें होकर सामग्रियां रख देते थे। ठीक है, ये वाली बात है। इस वाली समाधि को हम क्या बोलते हैं? शिष्ट समाधि का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है? शिष्ट समाधि का उदाहरण है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, ये क्या है? प्रमाण किसका है? शिष्ट समाधि का प्रमाण है। शिष्ट समाधि, शिष्ट समाधि, है ना। शिष्ट समाधि है ये, है ना। ये शिष्ट समाधि है। तो अब शिष्ट समाधि के बारे में जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये समझाई हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, यहां से प्यारे विद्यार्थियों जो सवाल बनता है ना, वो नेट की एग्जाम में बड़ा जबरदस्त सवाल बनता है। यहाँ से ना नेट की एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और फर्स्ट ग्रेड में भी सीधा पूछ लिया जाता है। ये नाम पूछ लिए जाते हैं ना, कि इस प्रकार से सीधे नाम ही पूछेंगे कि धरातल के ऊपर जो रहता है महापाषाणिक जो समाधियां हैं उनको क्या कहा जाता है, या धरातल के अंदर जो महापाषाणिक समाधियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है। इस प्रकार से नेट में, इसमें सॉरी स्कूल वाक्यता में सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो शिष्ट समाधि के बारे में मैं एक बेसिक बातें लिखता हूं यहाँ पे। देखो, एक तो ये धरातल के अंदर, धरातल के नीचे गड्ढा खोदकर या गड्ढा या खाई खोदकर बनाए जाते थे, ठीक है। गड्ढा खोदकर, धरातल के नीचे खाई खोदकर बनाए जाते थे। ठीक है, इसकी आकृति लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा ये आकार पूछेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया बस, है ना। अब मैं सीधा लिखता हूं, गड्ढा खोदकर धरातल के नीचे खाई खोदकर बना दे जाते थे, जिसमें, अच्छा फिर दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, ऐसे जिसमें बना के नहीं लिखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा। इसमें मानव शव के साथ, मानव का ही रखा जाता था ना, तो सीधा लिखेंगे शव के साथ आवश्यक दैनिक आवश्यक सामग्री भी रखते थे। आवश्यक सामग्री भी रखते थे। ठीक है, शव के साथ आवश्यक सामग्री भी इसमें रखते थे, तथा और क्या करते थे, इस कब्र में यानी कि जो खाई खोदी जाती थी, खाई में बड़े बड़े खड़े पत्थर लगाए जाते थे, है ना। खाई में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, खाई या गड्ढा आप समझ जाना, चलो मैं गड्ढा भी लिख देता हूं, क्या पता कोई खाई को नहीं समझे। तो खाई या गड्ढों में, खाई में खड़े पत्थर लगाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, ऑर्थोस्टेटस, जिन्हें आर्थोस्टेटस कहते थे। ठीक है, जिन्हें ऑर्थोस्टेटस कहते थे। ठीक है, इस शब्द को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बड़ा आसान जो है हो जाएगा है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते थे, ऑर्थोस्टेटस के ऊपर, इस कब्र को ढकने के लिए ऑर्थोस्टेटस के ऊपर कैपस्टोन, एक पत्थर रखा जाता था, उस पत्थर को कैपस्टोन कहा जाता था, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा, खाई को ढकने हेतु
सॉरी, खाई को ढकने हेतु ऑर्थोस्टेटस के ऊपर, ऑर्थोस्टेटस के ऊपर बड़ा पत्थर रखा जाता था, बड़ा पत्थर रखा जाता था जिसे कैपस्टोन कहा जाता था, जिसे कैपस्टोन कहा जाता था, जिसे कैपस्टोन कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये इस कैपस्टोन को बढ़िया तरीके से याद रखें। कैपस्टोन क्या होता था, ऑर्थोस्टेटस क्या होता था, तो चीजें समझ में आ जाएंगी फिर अटा। इसमें बहुत बड़ा मामला नहीं है ना। कैपस्टोन रखा कहा जाता था, बस यही था, बस इसमें मामला है ना। धरातल के नीचे होता था। सबसे बड़ी चीज जो है ना इसमें ये रखनी है कि धरातल के नीचे की खाई होती थी, है ना। सिस्ट क्या होती थी, धरातल के नीचे होती थी। बस ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं। ये तो हमारा सिस्ट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर की बात करें विद्यार्थियों, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा डोलमेन, है ना। डोलमेन जो है, डोलमेन जो है विद्यार्थियों, डोलमेन की विशेषता कुछ भी नहीं है। ये आकृति होती थी डोलमेन की, लेकिन फर्क क्या होता था कि डोलमेन इस भूपर्पट्टी के ऊपर होता था, है ना। डोलमेन जो होता था भूपर्पट्टी के ऊपर होता था, और यानी कि फिर ऊपर होगा तो गड्ढा तो कैसे बनेगा, तो उसमें क्या करते थे, सीधे जैसे देखो डोलमेन में क्या बनाते थे, वो बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा कर देते थे। ठीक है, जैसे ये कोई बड़ा पत्थर है, ये कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, है ना। और ऐसे ही ये कोई बड़ा पत्थर है, इसको भी इन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एक यहां खड़ा कर दिया, एक यहां खड़ा कर दिया, एक यहां खड़ा कर दिया। 4 पत्थर खड़े किए, 2 4 6 8 ऐसे कितने भी खड़े कर देते थे, है ना। ऐसे बड़े बड़े पत्थर खड़े करके और इनके ऊपर एक और बड़ा पत्थर यहां पर ऊपर से रख दिया जाता था, है ना। जैसे मान लो ये पत्थर टिका दिया इसके ऊपर, ये इस प्रकार का पत्थर टिका दिया बड़ा सा। ठीक है, अब यहां पे जो है ये इसका धरातल है, जमीन का धरातल है ना। ये क्या है, धरातल है। तो ये धरातल के ऊपर होता था मामला पूरा। ये क्या है, धरातल है। ठीक है, तो ये धरातल या भूप्रपट्टी हो गई, उसके ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर हो गए, उसके ऊपर एक पत्थर ये हो गया। ये जो बड़े पत्थर हैं, ये खड़े पत्थर, ये जो खड़े पत्थर हमने यहाँ पे देखे थे, इनको तो कहेंगे हम ऑर्थोस्टेटस, ये खड़े पत्थरों को, है ना। और ये जो ऊपर रखा हुआ है, ये यहाँ पे ऊपर जो रखा था वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम कैपस्टोन बोलेंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 2 या इसके अगल बगल में 4 या 6 पत्थर तक भी रखे जा सकते थे। ठीक है, और इसमें यहाँ पे वही सामग्री रखी जाती थी, दैनिक आवश्यकता वाली सामग्री रखे थे तल में, और फिर जो है यहाँ पे फिर जो है वो शव को रख दिया जाता था। ठीक है, शव को रख दिया जाता था। तो ये क्या है, शव है ना, शव है। और ये दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हो गई। तो इस प्रकार से मैं इस शव को अलग कलर से दर्शा देता हूं ताकि स्पष्टता रहेगी समझने में, है ना। तो मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूं। इस प्रकार मान लो ये शव रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, शव, है ना। और ये क्या हो गया, आवश्यक सामग्री हो गई, आवश्यक सामग्री हो गई। ठीक है, आवश्यक सामग्री हो गई। और ये हो गया हमारा ऑर्थोस्टेटस, क्या हो गया, ऑर्थोस्टेटस हो गया। ठीक है, और ये जो है ये ऊपर ये कैपस्टोन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कैपस्टोन हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिस्ट में और डोलमेन में, सिस्ट में डोलमेन में क्या अंतर है। डोलमेन तो है धरातल के ऊपर, है ना। मैं यहाँ पे और इसको संकेत कर देता हूं। ये जो है, ये जो रेखा है ये किसकी है, सॉरी, भूपर्पट्टी। क्या हो रहा है भाई, भूपर्पट्टी, है ना, भूपर्पट्टी, या हम इसको कहें धरातल, धरातल। ठीक है,
भूपर्पटी या धरातल, है ना। भूपर्पटी के ऊपर जो होती है वो होती है डोलमेन, भूपर्पटी के नीचे जो होती है वो होती है शिष्ट समाधि। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूं प्रमाण, ये किसका प्रमाण है, तो ये प्रमाण हो जाएगा हमारा डोलमेन का प्रमाण हो जाएगा ना, डोलमेन। ठीक है, तो ये डोलमेन का प्रमाण हो जाएगा। बस ये हो गया डोलमेन, ये हो गया शिष्ट समाधि। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से याद रखें तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो डोलमेन में मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, डोलमेन में सीधा लिखता हूं कि धरातल के ऊपर बड़े पत्थरों यानी कि ऑर्थोस्टेटस के ऊपर कैपस्टोन रख दिया जाता था और सीधी जो ऊपर की जो समाधि होती थी उसको हम जो डोलमेन कहते थे, है ना, धरातल के ऊपर की समाधि। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूं यह है धरातल के ऊपर बनाए गए थे, है ना, बनाए गए थे। ठीक है, यह धरातल के ऊपर बनाए गए थे और इसमें सॉरी हम सीधे लिखते हैं 2 4 6 2 या 4 या 6 पत्थरों को खड़ा करके उनके मध्य सबको आवश्यक सामग्री के साथ रख दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृति होती थी, ऊपर से एक बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, ऊपर से कैपस्टोन से ढक दिया जाता था। मैं सीधा बड़े पत्थर लिख के उसको कैपस्टोन कहा जाता था ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि ऊपर से कैपस्टोन से ढक दिया जाता था। कैपस्टोन क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, तो इसमें मैं एक बात और लिख दूं, ऊपर से कैपस्टोन से ढक दिया जाता था, ऊपर से कैपस्टोन से ढक दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के ये डोलमेन हो गए हमारे, है ना। तो प्यारे साथियों आप समझ गए होंगे कि शिष्ट क्या है और डोलमेन क्या है ना। शिष्ट और डोलमेन को आप अच्छी तरीके से यहां पे समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बताऊं इनके उदाहरण जो ये जो हमको मिले हैं ये कहां से मिले, लगभग हमको दक्षिणी भारत से अधिक मिले हैं ना। दक्षिण भारत में भी कर्नाटक जो है और तमिलनाडु से और कर्नाटक से अधिक मिले हैं, है ना, इधर से ज्यादा मिले हैं। तो ब्रह्मगिरी से और जो है चिंगलपुट से ये जो है डोलमेन जो है हमको प्राप्त होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ब्रह्मगिरी, मैं इसके यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ। प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये प्रमाण जो मिले हैं हमको, एक तो मिले हैं ब्रह्मगिरी से, है ना, ब्रह्मगिरी से, और एक मिले हैं चिंगलपुत से। चिंगलपुर भी आता है और पुत भी आता है ना, चिंगलपुत या चिंगलपुर। ठीक है, यहां से ये प्रमाण मिले हैं अधिकतर। ठीक है, और इनका भी ऐसा ही है, यहां से भी ये मिले हैं ना, चिंगलपुर से ही ये मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के हो गए। तीसरा जो इसमें नाम आता है विद्यार्थियों, वो प्रमुख रूप से आता है हमारे शिष्ट डोलमेन, और तीसरा नंबर पे जो आएगा वो आएगा टॉपिकल आएगा, टॉपिकल, है ना, टॉपिकल आएगा। ठीक है, टॉपिकल की क्या विशेषता है विद्यार्थियों, टॉपिकल लिखना होगा, टॉपिकल। ठीक है, टॉपिकल में क्या होता था, टॉपिकल जो है
ये ठीक सिस्ट के जैसा होता था, टॉपिकल, टॉपिकल सिस्ट के जैसा होता था, लेकिन इसकी प्रमुख, इसमें जो अंतर था वो ये था कि इसमें तो सबको सीधा रख दिया जाता था, धूप में सुखा के और सीधा रख दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या करते थे, सबको जाल में बंद करके और तब रखा जाता था। बस इतना सा फर्क था ना, जाल में बंद करके और धरातल में गाड़ दिया जाता था और उसके चारों ओर वही आर्थोस्टेटस लगा के ऊपर से कैपेस्टोन से ढक देते थे। ठीक है, वही आवश्यक सामग्री रखते थे, वो सारे काम होते थे, लेकिन ये धरातल के नीचे होता था। बस इतना सा फर्क है। ये धरातल के मतलब सॉरी धरातल के नीचे ये भी होता था, धरातल के नीचे ये भी होता था, लेकिन ये इसमें जो शव था वो आवश्यक सामग्री के साथ खुला ही रख दिया जाता था, लेकिन इसमें आवश्यक सामग्री के साथ इसको जाल में बंद करके तब रखा जाता था। इतना सा फर्क है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा धरातल के नीचे, धरातल के नीचे, धरातल के नीचे जाल में लपेट कर, धरातल के नीचे जाल में लपेटकर सबको रखा जाता था, सबको आवश्यक सामग्री के साथ, आवश्यक सामग्री के साथ रखा जाता था, आवश्यक सामग्री के साथ रखा जाता था। ठीक है, वही कैपेस्टोन इसमें भी होते थे और आर्थोस्टेटस कैपेस्टोन का प्रयोग इसमें भी किया जाता था। ये बात भी मैं यहां पे लिख देता हूं, आर्थोस्टेटस व कैपेस्टोन, आर्थोस्टेटस व कैपेस्टोन का प्रयोग होता था, ठीक है, आर्थोस्टेटस व कैपेस्टोन का प्रयोग होता था। बस इसमें इतना ही लिखना है, बाकी उस स्थिति को आप समझ ही गए होंगे, तो उस हिसाब से ये भी हो जाएगा हमारा टॉपिकल। ठीक है, टॉपिकल के बाद चौथी जो प्रकार के जो ये महापाषाण मिले हैं वो हमको मिले हैं कोडईकोलू टाइप के, है ना, कुडईकोलू, ठीक है। तो कुडईकोलू की क्या विशेषता है, कुडईकोलू की डोलमेन की विशेषताएं सेम है। जैसे डोलमेन धरातल के ऊपर होता था, उसी प्रकार कोडईकोलू भी धरातल के ऊपर होता था, लेकिन सब जाल में बंद रखा जाता था। बस इसमें क्या ही फर्क है कि जाल में बंद होता था, ये दोनों धरातल के ऊपर होते थे, और ये दोनों भी धरातल के अंदर होते थे, लेकिन इन दोनों में वही जाल का अंतर है, ये खुला होता था, इसमें सब जाल के अंदर लिपटा हुआ रहता था। बस इतना ही है। तो मैं इसमें सीधा लिख दूं कुडईकोलू में कि धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपर, यहां पे लिखूंगा मैं धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपर वही बात है फिर, पत्थरों को खड़ा करके, है ना, 2 4 6 पत्थरों को खड़ा करके, है ना, धरातल के ऊपर 2 4 या 6 पत्थरों को खड़ा करके सामग्री के साथ, वही आवश्यक सामग्री, में सामग्री लिखा हूं यहाँ पे, ना, आप समझ जाना, सामग्री के साथ जाल में लपेटकर सब को रखा जाता था। ठीक है, जाल में लपेटकर सब को रखा जाता था। ठीक है, तो सॉरी, इस प्रकार से विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि इन दोनों की जो विशेषताएं हैं, इन दोनों की दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों में सब जाल में लपेटकर रखा जाता था, लेकिन दोनों में क्या भिन्नता है कि टॉपिकल जमीन के अंदर, कुडईकोलू जमीन के ऊपर। बस उसी प्रकार इन दोनों में तो एक ही विशेषता है कि ये तो जमीन के अंदर और डोलमेन जमीन के ऊपर, बस,
है ना, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कई बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, धरातल के नीचे गड्ढा खोदकर जो शव रखे जाते थे वो क्या कहलाते थे? ऐसी समाधि शिष्ट समाधि कहलाती थी। लेकिन सवाल ऐसे पूछ ले कि जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर जाल में यदि शव को रखा जाता था तो वो समाधि क्या कहलाती थी? तो वो टॉपिकल कहलाती थी, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है ना, धरातल के नीचे और जाल में लपेटकर, और धरातल के ऊपर ये सीधे रखे जाते थे। तो ना इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। धरातल का मामला ही है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये धरातल को आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें भी ये धरातल के नीचे होते थे, लेकिन खास विशेषता क्या है कि जाल में लपेट कर शव को रखा जाता था, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार इसकी भी ये विशेषता है, इसको भी आप ध्यान रखना। ये जाल में लपेट कर, इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और धरातल के ऊपर होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मामला हो गया, अच्छे से आप इसको याद रखें। और ये जो एक प्रकार था कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण थे, ये हमारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं ना। काफी ये एकदम कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, आप अच्छे से ध्यान रखें। और यहाँ से सवाल नेट जैसी एग्जाम में, प्रोफेसर जैसी एग्जाम में आते हैं। और आजकल तो आरपीएससी का भी कोई भरोसा नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखें और आप इसको उतार लें। और ये चित्र भी बना लेना, आपको काफी अच्छा लगेगा ये चित्र। और इससे क्या है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, देखने से समझ आ जाएगा ये, है ना। तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा के और हम इस दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो आइए विद्यार्थियों, हम दूसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो मुझे ये आशा है कि प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैटर है आपको महापाषाण काल का, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दिलचस्प बात ये है कि ये आपने इतिहास में और पहली बार आप ऐसा पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना इतना गहराई से और कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मैं खुद पीएचडी मेरी चल रही है, लगभग लास्ट ईयर है, सबमिट करने वाला हूँ। पिछले 5 साल से अद्वैतवाद के ऊपर है जो लेखन कार्य चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है, लेकिन मैंने इतना डिटेल में कहीं नहीं पढ़ा। मैं तो खुद पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उन नोट्सों में इतना मैटर नहीं है जितना मैं आपको दे रहा हूँ। और उन नोट्सों से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम को फाइट करने की क्षमता रखता हूँ, तो फिर आपका तो आराम से हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड आराम से निकल जाएगा ना। तो आप जो विश्वास के साथ पढ़ते जाएं, ठीक है। तो दूसरी जो प्रकार की जो हमारी दूसरे प्रकार के जो महापाषाण थे वो थे कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण, कब्र से जुड़े महापाषाण, ठीक है। तो ये था मामला हमारा दूसरे प्रकार के जो महापाषाण थे उनसे जुड़ा हुआ मामला, ठीक है। इसमें भी जो पहला जो पॉइंट आएगा वो विद्यार्थियों हमारा आ जाएगा संघोर व्रत, है ना, जिसको केयर्न सर्किल भी बोलते हैं, केयर्न सर्किल, है ना। इसमें क्या होता था विद्यार्थियों, केयर्न सर्किल में क्या होता था कि इसमें जो गड्ढा खोदा जाता था ये भी जमीन के अंदर होता था, धरातल के अंदर होता था, और स्तूप के आकार का ये होता था, है ना। तो इसमें क्या करते थे कि गड्ढा खोदा जाता था ना, वो गड्ढा उसमें तो चौकोर खोदा जा रहा था, संदूक के आकार का खोदा जा रहा था ना, उसमें लिख लेना आप संदूक नुमा, है ना। सिस्ट में और डोलमेन में इनमें संदूक नुमा खाई खोदी जाती थी, ऐसे संदूक नुमा लिख लेना, ठीक है। वैसे तो चित्र बना दिए आपको समझ में आ ही जाएगा, संदूक नुमा आ सकता है, वहां पे घनाभ का आकार का आ सकता है, वो आयताकार भी लिख सकते हैं, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखना, आयताकार या घनाकार या संदूक के आकार का वो जो है वो कक्ष युक्त कब्रों में है। यहाँ पे गोल बनाए जाते थे, है ना, ऐसे मतलब जो गोल होता है वृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार कहें या गोल कहें, है ना, उस प्रकार से बनाया जाता था इसमें, है ना। तो वही जमीन के अंदर बनाया जाता था, गोल बनाया जाता था, और गोल बनाकर फिर उसमें वही ऑर्थोस्टेटस और कॉपरस्टोन रख दिए जाते थे, है ना। तो ये वाली बात इसमें आप समझें, मैं सीधा लिख देता हूं, चलो मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के बता देता हूं। जैसे ये हमारी भूपरपट्टी है, ठीक है, ये क्या है, भूपरपट्टी है,
भूपर्पटी। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्या है, ये हमारी भूपर्पटी है। अब भूपर्पटी के नीचे ये क्या करते थे, इस प्रकार से एक जो है गोलाकार, है ना, ये इस प्रकार से ये गोल है ना, ऐसे ऐसे समझना आप कि जैसे गोल है, उसको गोल को अपन कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे तो हमको दिखने से तो वो ऐसा ही लगेगा कि जैसे आयताकार है, लेकिन ऐसे गोल बना दिए जाते थे ना, गोल बना दिया जाता था और उसके अंदर फिर शव को रखा जाता था आर्थोस्टेटस खड़े करके और कैपस्टोन से ऊपर से ढक दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें तो आकृति बनेगी नहीं, तो मैं इसको हटा ही देता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों, धरातल के नीचे गोलाकार गड्ढा कहें या खाई कहें, खाई खोदकर, गोलाकार खाई खोदकर उसमें शव को रख दिया जाता था। ठीक है, धरातल के नीचे गोलाकार खाई खोदकर उसमें शव को रख दिया जाता था तथा ऊपर से कैपस्टोन से ढक दिया जाता था। कैपस्टोन से ढक दिया जाता था ना, ऊपर से कैपस्टोन से ढक दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि ये जो कैपस्टोन रखा गया है विद्यार्थियों, अब ये कैपस्टोन भी यदि गोलाकार बना दिया गया है, गोल कैपस्टोन रखा है, तो उसको ये फिर केयर्न सर्किल न बोलकर पिट सर्किल बोलते थे, है ना, केयर्न सर्किल न बोलकर उसको पिट सर्किल बोला जाता है। ठीक है, तो मैं लिखूं यहां पे, यदि कैपस्टोन गोलाकार की जगह हम लिखेंगे वृत्ताकार हो तो, है ना, क्योंकि गोला एक अलग होता है, गोला तो गेंद जैसा होता है, उसको कैसे रखेंगे, वृत्ताकार हम रखें, सॉरी, कैपस्टोन यदि वृत्ताकार हो तो उसे पिट सर्किल कहेंगे। ठीक है, कैपस्टोन यदि वृत्ताकार हो तो उसे पिट सर्किल कहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, पिट सर्किल इसको कहेंगे। ठीक है, संगोर व्रत पूछते हैं, यहां से सीधा सवाल पूछते हैं कि ऐसे यदि धरातल के नीचे यदि गोलाकार खाई खोद दी जाए और उसके ऊपर वृत्ताकार पत्थर रख दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो पिट सर्किल ही कहेंगे। यदि वृत्ताकार पत्थर की बात ना पूछे तो सीधा फिर संगोर व्रत या केयर्न सर्किल कहेंगे, है ना, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम लिखें, दूसरा पॉइंट हम लिखें इस पे, संगोर व्रत के अलावा जो दूसरा महापाषाण होता था वो होता था मेनहरीन, है ना, मेनहरीन, है ना, मेनहरीम या मेनहरी या इसको नेडुकल भी बोला जाता था, नेडुकल, है ना, नेडुकल भी बोला जाता था। ठीक है, नेडुकल भी बोला जाता था। तो इस प्रकार इसमें क्या होता था, इसमें और इसमें क्या फर्क होता था, एक ही फर्क होता था, धरातल के नीचे वही गोलाकार खाई खोदकर और उसमें शव को रख दिया जाता था, लेकिन इसके ऊपर केवल एक ही पत्थर रखा होता था, है ना, ऐसे कैपस्टोन नहीं रखते थे। इसमें क्या रखते थे, केवल एक ही आर्थोस्टेटस रखा जाता था, एकाश्म पत्थर ही उसमें रख दिया जाता था, बस, है ना, एक बार निशानी के रूप में, कि जैसे मान लो यहाँ पे ये धरातल है, धरातल के नीचे इस प्रकार से कोई गोल खाई खोद के और उसमें शव को रख दिया है, यहाँ पे मान लो शव रख दिया है, तो यहाँ पे केवल एक ही पत्थर रख देना बड़ा सा,
है ना, एकाश्म पत्थर। ये क्या है? एकाश्म पत्थर है। एकाश्म पत्थर रख दिया, मान लो ये एकाश्म पत्थर रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती थी, एकाश्म पत्थर ही रखा जाता था इसमें, बस उसको मेनरहीम, मेनहरी या नेडुकल कहा जाता था, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, बस आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे। इसमें क्या होता था कि धरातल के नीचे, धरातल के नीचे शव को वृत्ताकार खाई में रखकर, खाई में रखकर उसे बंद कर दिया जाता था, उसे बंद कर दिया जाता था तथा उसके ऊपर एकाश्म पत्थर रख दिया जाता था। 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 तो ये इसकी विशेषता थी, ठीक है। मेनरहीम में क्या होता था? एकाश्म पत्थर होता था, बस ये एकाश्म पत्थर इसकी प्रमुख विशेषता है, इसके कारण ये जाना जाता है। बस एकाश्म पत्थर का नाम आ जाए तो आप मेनरहीम की तरफ चले जाना सीधे ही, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और हमें मिलता है, वो मिलता है सार्कोफेगस। क्या मिलता है? सार्कोफेगस और मिलता है, सार्कोफेगस मिलता है विद्यार्थियों। ये क्या था? एक प्रकार का ताबूत था। ताबूत बोलते, ताबूत जानते हो ना, ताबूत, शव पेटी, शव को जिसमें रखते हैं उस पेटी को ताबूत बोलते हैं, ताबूत या सार्कोफेगस। अब दक्षिण में सार्कोफेगस बोलते हैं यहाँ के ताबूत को, ठीक है। जो कि कैसा होता था कि इसमें क्या होता था, जो टेराकोटा होता है, पक्की हुई मिट्टी का एक आकार बनाए, पक्की हुई मिट्टी बनाई, मिट्टी को पकाया और उस पकी हुई मिट्टी के अंदर शव को रखकर और फिर उसको जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देते थे और ऊपर से पत्थर रख देते थे, है ना। बस उसी आकृति को ये सार्कोफेगस बोला जाता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा टेराकोटा में शव को रखकर गाड़ दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था तथा ऊपर से पत्थर से ढक दिया जाता था। ऊपर से पत्थर से ढक दिया जाता था, ठीक है, दिया जाता था, ऊपर से पत्थर से ढक दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये जो है कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण के 3 प्रकार हमने देखे, संगोर व्रत, मेनरहीम और ये सार्कोफेगस, ठीक है, सॉरी। तो इस प्रकार से ये 3 नाम हमको देखने को मिलते हैं ना। इसके अलावा जो तीसरा जो प्रकार है उसके कोई नाम ही नहीं मिलते हैं ना। तीसरा प्रकार जो हमने लिखा था ना, इसका कौन सा लिखा था, मैं यहाँ पे फिर लिखना चाहूंगा। तीसरा प्रकार जो था कि ऐसे महापाषाण जो कब्र से जुड़े नहीं थे, कब्र से जुड़े हुए नहीं थे, कब्र से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। ऐसे महापाषाण जो कब्र से जुड़े हुए नहीं थे, इनके कोई नाम नहीं मिलते, इनके कोई नाम नहीं मिलते, ठीक है, इनके कोई नाम नहीं मिलते। ये गुफाओं के नजदीक मिलते थे, है ना। ये गुफाओं
ये गुफाओं के नजदीक मिलते थे, है ना, ये गुफाओं के नजदीक मिलते थे। ठीक है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कब्र नहीं थी, केवल बड़े बड़े पत्थर ही थे, बस उन्हीं को हम ये नाम देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी जो विशेषताएं थी प्यारे विद्यार्थियों महापाषाण काल की, वो इनके साथ ही विशेषताएं पूरी हो जाती है ना। तो आप इसको अच्छे से समझना, यहाँ से काफी अच्छा सवाल बनता है। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये जो सवाल जो विद्यार्थी हल करके आएगा एग्जाम में, वो मान के चलना लाखों से ऊपर चला जाएगा सीधा, क्योंकि इतना जटिल टॉपिक है और किताब में किसी कंडीशन में समझ में नहीं आ सकता। किताब में तो इतना जटिल कर रखा है कि समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात है क्या, है ना। तो रटना पड़ता है वहां पे बहुत ज्यादा, है ना। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप जो मैंने समझाया है ना इस क्लास को देखने के बाद मेरी गारंटी आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। इसको अच्छे से समझना, एक बार अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले, है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखें। हाँ, मैं इसमें उदाहरण जो बताऊं, ये जो मेनरहीम जो है, इस प्रकार के जो धरातल के नीचे शव को वर्ताकार खाई में रखकर जो बंद कर दिया जाता था, ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं ना हमको, ये कोचीन से मिले हैं और कश्मीर के गुफकराल और बुर्ज होम से भी मिले हैं ना। वहां पे हमने लिखा है कि मानव के साथ और कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य या मानव के साथ पशुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं गड्ढा खोद कर, है ना। तो वो इस प्रकार के थे, मेनरहीम, मेनहरियम, नेडुकल टाइप के, है ना। तो इसमें आप लिखें, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये कहाँ से मिले हैं, एक तो कोचीन से मिले हैं, कोचीन, है ना, गुफकराल, कोचीन, गुफकराल, और एक मिलना है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम। ठीक है, तो ये आप इसमें तीनों में ध्यान रखें। और ये जो संगोर व्रत या केयर्न सर्कल है, ये जो मिले हैं ये हमको सिंगलपुर से मिले हैं। कहां से मिले हैं ये सिंगलपुर से मिले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा सिंगलपुर, सिंगलपुर। कहाँ है ये सिंगलपुर? मद्रास के समीप पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? मद्रास के समीप। ठीक है, मद्रास के समीप पड़ता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषताएं जो है कंप्लीटली पूरी होती है। आप इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ मैं फिर कह रहा हूं, यहां से जो विद्यार्थी सवाल सही करके आएगा वो हजारों की संख्या में स्टूडेंटों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यहां से सवाल हर कोई हल नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मामला। यहां से जिस दिन सवाल फंसा और जो विद्यार्थी सही करके आया वो हजारों की संख्या में स्टूडेंटों को पीछे छोड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे, आपने कभी पढ़ा हो इस टॉपिक को तो आप बताना। ठीक है, संपूर्ण यूट्यूब में आप सर्च मार के देखोगे ना महापाषाण काल, तो आपको इस प्रकार से पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के और इसके प्रसार क्षेत्र पे आते हैं हम, है ना। सीधे प्रसार क्षेत्र पे आ जाइए विद्यार्थियों, और अच्छे से आप लिखते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए विद्यार्थियों। ठीक है, जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे ना, ये चीजें स्थायित्व प्राप्त नहीं होंगी मस्तिष्क में, है ना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, महापाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। महापाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, महापाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, महापाषाण काल के प्रसार क्षेत्र में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जो इसका प्रसार क्षेत्र था वो उत्तरी भारत में भी था, मध्य भारत में भी था, पूर्वी भारत में भी था, पश्चिमी भारत में भी मिलता है और दक्षिणी में मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका प्रसार क्षेत्र था वो दक्षिण भारत में था, है ना। तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि हेडिंग डाल देते हैं, चलो हम 4 पार्टों में बांट के इसको लिख लेते हैं, जैसे दक्षिणी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, है ना, इस प्रकार से उत्तरी भारत, है ना। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर पे हेडिंग डालूं, 1 नंबर पे हेडिंग डाल देता हूं मैं दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत। ठीक है, तो विद्यार्थियों दक्षिणी भारत हेडिंग डाली। इसमें मैं एक बात लिखना चाहूंगा कि महापाषाण काल का, महापाषाण काल का सर्वाधिक प्रसार दक्षिणी भारत में हुआ। दक्षिण भारत
में हुआ। ठीक है, महापाषाण काल का सर्वाधिक प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में भी हम देखते हैं तो जो प्रमुख जो जिले हैं, प्रमुख जो राज्य हैं, उसमें हमको तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है ना। यहाँ से इनके जो प्रमुख क्षेत्र, इसका जो प्रमुख विस्तार क्षेत्र रहा है वो इन जगह पे रहा है। देखिए कहाँ कहाँ रहा है, मैं प्रसार क्षेत्र लिखूं यहाँ पे, प्रसार क्षेत्र, तो इसमें आ जाएगा तमिलनाडु आ जाएगा एक तो, ठीक है, तमिलनाडु आ जाएगा, एक हमारा कर्नाटक आ जाएगा, है ना, कर्नाटक आ जाएगा, एक हमारा केरल भी आ जाएगा, केरल भी आ जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें हमारा महाराष्ट्र भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी दक्षिणी में ही कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख जो क्षेत्र थे वो यहाँ के थे। इसमें भी अब हम बात करें तो हल्लूर एक स्थल है, हल्लूर, हल्लूर स्थल से हमको नवपाषाण काल और महापाषाण काल दोनों का है जो संक्रमण क्षेत्र के रूप में इन दोनों को जाना जाता है ना। मतलब इन दोनों को क्या मतलब नवपाषाण काल और महापाषाण काल का संक्रमण क्षेत्र के रूप में, संक्रमण स्थल के रूप में हल्लूर को जाना जाता है ना, हल्लूर को। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा हल्लूर। देखिए हल्लूर एक स्थल है, इसकी क्या विशेषता है विद्यार्थियों हल्लूर की, कि महापाषाण काल व नवपाषाण काल, महापाषाण काल व नवपाषाण काल के मध्य संक्रांति स्थल कह सकते हैं हम इसको ना, संक्रांति स्थल था। हल्लूर जो था नवपाषाण काल व महापाषाण काल के मध्य संक्रांति स्थल था। ठीक है, एक तो ये था। एक यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं हमको, वो मिले हैं लोहे के जो तीर और जो भाले होते हैं उनके सिरे मिले हैं, आगे के जो सिरे मिले हैं ना, जिसको सिरे जो होते हैं, जिसको हम जैसे भाले का आगे का जो सिरा होता है उसको भालाग्र बोलते हैं, और बाण के आगे का सिरा होता है उसको हम बाणाग्र बोलते हैं ना। तो बाणाग्र और भालाग्र लोहे के जो बने थे वो वाले मिले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे यहाँ से लोहे के बाणाग्र व भालाग्र मिले हैं। बाणाग्र का मतलब बाण का आगे का हिस्सा, तीर कहे या बाण कहे ना, उसके आगे का हिस्सा, और भाले का भी आगे का हिस्सा लोहे का जो बना हुआ था वो मिले हैं यहाँ से, है ना, हल्लूर से। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण में जो एक स्थल प्रसिद्ध था वो था आदि चन्नलूर था, है ना, आदि चन्नलूर था, आदि चन्नलूर था। ठीक है, आदि चन्नलूर था। आदि चन्नलूर जो था ये ऐतिहासिक काल की जो समाधियां हैं वो, और महापाषाण युग के समथिंग की थी, है ना, महापाषाण युग और उसके काल की थी मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखने को मिलती है ना। ठीक है, ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल के साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक काल के जो समाधियां हैं वो यहाँ पे देखने को हमको मिल जाती हैं हल्लूर से, सॉरी आदि चन्नलूर से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ, ये ब्लैक हल्का हो जाता है ना। तो आदि चन्नलूर में लिखूं यहाँ पे ऐतिहासिक काल की समाधियां, ऐतिहासिक काल की समाधियों के साथ
ऐतिहासिक काल की समाधियों के साथ जो लोहे के जो उपकरण हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मैंने आपको याद होगा एक विशेषता लिखाई थी महापाषाण काल की कि दक्षिण में जो महापाषाण काल था वो लोह काल के साथ साथ प्रारंभ हुआ था, लोह काल के साथ साथ महापाषाण काल चला था ना। तो वो इसी आधार पे कहा जाता है, देखो मतलब लोहे के साक्ष्य इस काल के साथ साथ हमको मिल रहे हैं ना। तो ऐतिहासिक काल की समाधियों के साथ लोह उपकरण मिले हैं, है ना, लोह उपकरण मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, लोह उपकरण मिले हैं। तो ये जो थी दक्षिण भारत की जो प्रमुख विशेषता थी, जो प्रसार क्षेत्र था वो हमने यहाँ पे देख लिया है ना, यही इसकी प्रमुख विशेषता थी, इसके ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। दूसरा हम देखें इसमें तो विद्यार्थियों मध्य भारत देख सकते हैं, मध्य भारत की तरफ जा सकते हैं। मध्य भारत में हम बात करें तो जो कनिंघम महोदय थे, कनिंघम ने मिर्जापुर से कुछ इस काल के साक्ष्य खोजे थे। ठीक है, कनिंघम ने खोजे थे, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कनिंघम ने मिर्जापुर से इस काल के साक्ष्य खोजे, इस काल के साक्ष्य खोजे। ठीक है, कनिंघम ने मिर्जापुर से इस काल के साक्ष्य खोजे, जो कि मध्य भारत वाला। देखो मिर्जापुर वैसे यूपी में पड़ता है, यूपी का मतलब उत्तर से नहीं है, यूपी का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको हम लगभग मध्य भारत में ही मान सकते हैं ना, इस प्रकार से है ये, क्योंकि ये लगभग विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है मिर्जापुर। और विंध्यन क्षेत्र जो फैला हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में अधिक है, फिर थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है ना। विंध्यन क्षेत्र का हल्का फुल्का हिस्सा मान के चलें कि हमारे जो राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला, वहां पर भी हल्का फुल्का प्रसार देखने को मिलता है। एक तो कनिंघम ने खोजे हैं, एक यहाँ से एक नाम और मिलता है हमको, वो मिलता है GR शर्मा का। GR शर्मा साहब ने भी जो है शर्मा ने मिर्जापुर से भी, इसके अलावा इलाहाबाद और वे वाराणसी से, मैं इसको थोड़ा सा, चलो इस लाइन को तो पूरा कर देता हूँ, मिर्जापुर इलाहाबाद व वाराणसी से साक्ष्य खोजे। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य भारत का मामला ये हो गया। इसके अलावा मध्य भारत में जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो मालवा क्षेत्र से भी मिलते हैं ना। मालवा में हमको जो है एरण वगैरह आ जाता है ना, कायथा एरण वगैरह जो आते हैं उसमें, उज्जैन वगैरह ये सारे आते हैं ना। तो यहाँ पे मालवा क्षेत्र में लिख देता हूँ, मालवा क्षेत्र। ठीक है, मालवा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, एक तो नागदा भी आता है ना, नागदा आता है, एरण आता है, एरण है ना, नागदा है, एरण है, और उज्जैन भी इसमें आता है, उज्जैन आता है ना। इस प्रकार से आप देख लेना, मालवा क्षेत्र मैंने करवाया हुआ है, ये प्रमुख है ना। इसके अलावा त्रिपुरी वगैरह ये कायथा वगैरह आते हैं, लेकिन ये क्षेत्र ठीक है। ठीक है, तो मध्य भारत हमारा हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो उत्तरी भारत की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे हेडिंग डालूं उत्तरी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत की बात करें, उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत में हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र आता है, वहां से गुफकराल और बुर्ज होम है ना, वहां से हमने देखे थे कि नेडुकल टाइप के जो है हमको महापाषाण मिले थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा जम्मू कश्मीर, जिसमें वो दोनों स्थल हमने लिखी थी, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर से मिले हैं। इसके अलावा हमको उत्तराखंड से भी मिले हैं ना, उत्तराखंड से भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से साक्ष्य मिले हैं।
अब उत्तर प्रदेश से जो कई स्थल ऐसे मिले हैं वो थोड़े से विशिष्ट है, जैसे एक हथिनिया है, एक कोटिया है ना, हथिनिया है, कोटिया है, जगमहल है ना, ये ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमको महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के, स्पेशली उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं, एक तो है हथिनिया, हथिनिया है ना, एक है कोटिया, हथिनिया है, कोटिया है, एक जगमहल है, हथिनिया, कोटिया, जगमहल, ठीक है, जगमहल है, हथिनिया है, कोटिया है, जगमहल है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रमुख प्रमुख स्थल जो हैं, हथिनिया, कोटिया, जगमहल हैं, उत्तर प्रदेश के स्थल हैं और यहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना। इसमें जो कोटिया जो स्थल है विद्यार्थियों, कोटिया स्थल जो है, इसके अलावा, कोटिया स्थल के अलावा ये जितने भी स्थल हैं वो लोह युग से प्राचीन है ना, लोह युग से प्राचीन है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कोटिया स्थल के अलावा आप लिख सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक स्थल का नाम और ध्यान आ रहा है, ककोरिया, ककोरिया, ठीक है, ककोरिया भी है, ठीक है, ककोरिया भी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक बात, रेड पेन से लिख रहा हूं कि कोटिया के अलावा सभी स्थल लोह युग से पूर्व के हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं कोटिया के अलावा सभी स्थल, कोटिया के अलावा सभी स्थल लोह युग, लोह युग, लोह युग से पूर्व के हैं, लोह युग से पूर्व के हैं, ठीक है। कोटिया के अलावा सभी स्थल लोह युग से पूर्व के हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार बन जाता है ना। तो ये हो गए हमारे उत्तरी भारत में। हम एक हमारे राजस्थान वाला भी लिख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान से भी हमको महापाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं और अरावली क्षेत्र से भी मिलते हैं ना, अरावली और पश्चिमी राजस्थान और अरावली दोनों हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान व अरावली से, अरावली से भी महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान व महापाषाण काल से भी, सॉरी, पश्चिमी राजस्थान व अरावली से भी महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख आप ध्यान रखना, मोस्ट ही मैं लिखा रहा हूं। कई बार पूछ लिया जाता है सीधा कि अरावली से भी महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, यह लाइन सही है या गलत है, इस प्रकार से सही गलत में पूछ लिया जाता है ना। कश्मीर से मिलते हैं कि नहीं मिलते, मालवा क्षेत्र से मिलते हैं कि नहीं मिलते, यूपी से मिलते हैं कि नहीं मिलते, उत्तराखंड का नाम डाल दिया जाता है ना, उत्तराखंड का नाम डाल दिया जाता है, जैसे उत्तरी भारत में हमने ये लिखा उत्तराखंड, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट ही है, वही मैं लिखा रहा हूं ना। तो चौथे पॉइंट के रूप में हम एक पूर्वी भारत का और लिख लेते हैं, पूर्वी भारत, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी भारत में हमको जो है स्थान जो मिलते हैं वो एक तो पश्चिमी बंगाल से मिलते हैं, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में जो स्थान है, एक तो हमारा आ जाएगा महिषादल, महिषादल, और एक पांडु राजार डिब्बी, पांडु राजार डिब्बी, ठीक है। एक महिषादल हो गया, एक पांडु राजार डिब्बी हो गया, ठीक है। और बिहार से और मिलते हैं हमको, बिहार की हम बात करें तो बिहार से हमको जो मिलता है विद्यार्थियों, बिहार से हमको एक तो चिरांद है, चिरांद, बिहार का लगभग चिरांद जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर काल में इस यहाँ से ताम्रपाषाण काल से भी मिले हैं, और बिहार से जो है हमको नवपाषाण काल में भी मिले थे, है ना, आपको याद होगा, और महापाषाण काल से भी मिल रहे हैं। तो चिरांद काफ़ी महत्वपूर्ण है, चिरांद है, और एक सोनपुर, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोनपुर का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूर्वी भारत भी
लगभग कंप्लीट हो गया है ना। पश्चिमी भारत को हम ले सकते थे जिसमें महाराष्ट्र वगैरह डाल सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र को हमने, क्योंकि गुजरात से ऐसा कोई ज़्यादा साक्ष्य मिला नहीं है, इसलिए हमने इसको दक्षिण में दे दिया, ठीक है, और राजस्थान को हमने उत्तर में कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप बांट सकते हैं और इसको अच्छे से आप याद रखें विद्यार्थियों। काफ़ी जटिल ये मामला था जो कि आज हमने पूरा कर दिया और पाषाण काल का खल्लास हो गया यहीं पे, है ना। तो कंप्लीट पाषाण काल जो है, हमने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, फिर उसको है जो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा और उसको अलग अलग से पढ़ा। उसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल पढ़ लिया और उसके बाद हमने ये महापाषाण काल पढ़ लिया। इसके साथ ही हमारा जो पाषाण काल वाला मामला है वो कंप्लीट रूप से है, जो इंटीग्रेटेड स्टोन एज जो है हमारा कंप्लीट हो गया है विद्यार्थियों, ठीक है। काफ़ी जटिल पोर्शन था, उसको भी मैंने बड़े आसान भाषा में है जो आपके साथ पेश करने की जो है कोशिश की है, और मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ, क्योंकि किसी प्रकार के विद्यार्थी ने, किसी एक भी विद्यार्थी ने ये नहीं कहा कि सर समझ में नहीं आया, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको टीचिंग मेथड शायद समझ आ रहा है, इसलिए आप कोई कमेंट भी इस प्रकार का नहीं कर रहे कि सर समझ में नहीं आ रहा या कुछ वो करो, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए, और कल की जो हमारी क्लास होगी बड़ी दिलचस्प क्लास होने वाली है। कल की जो क्लास होगी उसमें मजा आ जाएगा, क्योंकि वो होगा हमारा सबसे दिलचस्प टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो वहां से हम पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से याद कीजिए। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पहली क्लास को जरूर देखना, पहली क्लास नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। और इसको पढ़ना बेहद आवश्यक है। पाषाण काल को अधिकांश लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि पाषाण काल से 3 से 4 सवाल है जो नेट में देखने को मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलते हैं, और 2 सवाल के समथिंग जो है हमारे फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलते हैं ना। तो इसको अच्छे से आप याद रखें, और यहाँ से जो सवाल सही कर देगा ना वो सीधा कई हजार विद्यार्थियों से ऊपर आ जाएगा, सीधा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसको छोड़ देते हैं लोग। इसलिए हमने इसको बड़ी है जो तल्लीनता के साथ बड़ी गहराई से पढ़ा है, तो आप अच्छे से इसको याद करें, ठीक है। तब तक अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।